उसके बाद बेटा शुरुआत हम कर रहे थे सेक्शन 40 से, ठीक है बेटा, कि when any citizen of Pakistan has been convicted abroad by the foreign court, ठीक है, and such under such offence which is punishable under the CNSA, समझ आ गई बेटा बात की। अब special court on the application by the Director General or officer empowered by the federal government, समझ आ गई बात की। अब स्पेशल कोर्ट है ना, उसको कौन एप्लीकेशन देगा? आपका डीजी देगा, या जो वो ऑफिसर जिसको एम्पावर किया है, किसने इसको एम्पावर किया है आपकी जो है ये फेडरल गवर्नमेंट ने, समझ आ गई बात की। अब यहाँ पे बेटा स्पेशल कोर्ट से मुराद जब आपने किसी को कन्विक्शन जो ये फॉरफीच कर दी ना प्रॉपर्टी उस बंदे की जिसको फॉरेन कोर्ट ने सजा दी है वहाँ पे, तो यहाँ पे स्पेशल कोर्ट से मुराद हाई कोर्ट होगी। स्पेशल कोर्ट से मुराद क्या होगी? हाई कोर्ट होगी। ये बात याद रखिएगा, स्पेशल कोर्ट जहाँ पे भी सेक्शन में वर्ड इस्तेमाल आएगा उससे मुराद जो होगा आपका हाई कोर्ट होगा, ठीक है। अब जो आपकी स्पेशल कोर्ट है उसको आपके डीजी या ऑफिसर हु इज एम्पावर्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट उसको क्या करेगा? एप्लीकेशन देगा स्पेशल कोर्ट पे दैट सच एसेट्स acquired by such citizen of Pakistan shall be forfeit, यानी कि इनको क्या होना चाहिए? इनको forfeit कर लेना चाहिए, इनको जब्त कर लेना चाहिए, इनको अटैच कर लेना चाहिए। अच्छा, अब जब कोर्ट के पास उसकी एप्लीकेशन आएगी ना फॉर द पर्पज ऑफ forfeiting, ठीक है, तो स्पेशल कोर्ट शैल प्रिज्यूम, अब बात किसकी आ गई? शैल प्रिज्यूम अपॉन किस चीज पे? प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आपने प्रोड्यूस किया, समझ आ गई बात की, कोर्ट के सामने आप लेके आए कि जनाब इसको सजा हुई है, आपकी फॉरेन कोर्ट ने ग्रांट की है, तो लिहाजा इसकी जो एसेट्स हैं वो क्या होने चाहिए? फॉरफीट होने चाहिए। उसके बाद दूसरी बात, प्रपोर्टिंग टू बी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फॉरेन कोर्ट की क्या कर देते हो? वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हो जो कि क्या दिखाता है कि जनाब ये जो आपकी ये डॉक्यूमेंट है ये उस जज में उस फॉरेन कोर्ट की जजमेंट को प्रपोर्ट करता है, यानी कि शो करता है, ठीक है। सच जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड बाय द कॉम्पिटेंट, और ये जो जजमेंट है उस कॉम्पिटेंट कोर्ट ने प्रोनाउंस की है जो कि फॉरेन अब्रॉड है, और जब तक कि इस पे कोई और कानून जो है आपकी क्या नहीं कर देता, आपका कोई और जो है लीगल वार इम्पोज नहीं कर देता, समझ आ गई बात की, उस टाइम तक कोर्ट शैल प्रिज्यूम, कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी कि ये जजमेंट है कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुडिशन ने पास किए और ये उस बंदे के खिलाफ है जिसको सजा उसने ग्रांट किया जो कि पाकिस्तान का था और उसने वहां पे ऑफेंस कमिट किया जो कि इस पाकिस्तान में भी पनिशेबल है अंडर द CNSA, समझ आ गई। अब जब डीजी या उसका ऑफिसर को स्पेशल कोर्ट को एप्लीकेशन देंगे, उनके साथ में एज एविडेंस कोई भी अगर डॉक्यूमेंट लगा दिया जो कि ये प्रपोर्ट करता है कि ये जजमेंट है जो कि उस फॉरेन कोर्ट की है, ठीक है, जो जिसने सजा ग्रांट की है आपके सिटीजन को, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी? इसके बकायदा ऑर्डर कर देगी, समझ आ गई बात की। लेकिन बेटा मैं यहाँ पे आपको बात बता दूं, जब फॉरेन कोर्ट की बात होगी ना, फॉरेन कोर्ट की, तो आपने एक दफा शफकत करनी है, एक दफा आपने मेहरबानी करनी है कि CPC का सेक्शन है 14 सिविल प्रोसीजर, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का सेक्शन है 14, ठीक है, एक दफा आपने उसको पढ़ लेना ताकि आपको चीजें क्या हो जाएंगी, एक दफा क्लियर हो जाएंगी। फॉरेन कोर्ट की जजमेंट है उसके बारे में आपने क्या कर लेना, एक दफा पढ़ लेना, समझ आ गई बात की। अब इसमें लिख दिया प्रोवाइडेड दैट द जजमेंट और ऑर्डर पास बाय द फॉरेन कोर्ट अबाउट द कन्विक्शन ऑफ सच अक्यूज, ठीक है, ये सारी बातें ये जो अब नीचे उसने लिखी हैं इज पास्ड बाय द, मैंने ये अपनी तस्वीर अगर आपके पास है ग्रुप पे तो वहां पे वाज़ेह तौर पे लिखे हुए इज पास्ड बाय द फॉरेन कोर्ट। पहली बात, कोर्ट ने इस बात को यकीन कर लेना कि जो फॉरेन कोर्ट थी वो कॉम्पिटेंट थी इस ऑफेंस को ट्राई करने के लिए, समझ आ गई बात की। दूसरी बात उसने ये कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लेनी है कि भाईजान ये जो जजमेंट पास की है उसने सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट दैट इज ऑन मेरिट ऑफ द कोर्ट, यानी कि उसने इंसाफ के तकाजों को पूरा और मेरिट उसने बिल्कुल 100% मेरिट किया, समझ आ गई उसके बाद। तीसरी बात यह है सच जजमेंट इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय द फ्रॉड, यानी कि अगर फ्रॉड की बात की कोई धोखाधड़ी नहीं है, वो वाकई ऑफेंडर था, ठीक है, और उसने जुर्म किया था जो उसको सजा मिली है। अगर फ्रॉड की आपने देखनी है तो सेक्शन 12(2) है CPC का, वहां पे ये बातें आपको मिल जाएंगी जजमेंट के बारे में, obtained by the fraud, समझ आ गई। यानी कि पहली बात उसने ये देखनी है कि आपकी फॉरेन कोर्ट की जो फॉरेन कोर्ट थी वो कॉम्पिटेंट थी कि वो उसका ट्रायल कर सकती थी। दूसरी बात उसने ये देखनी कि जो केस उसने डिसाइड किया उसने मेरिट पे डिसाइड किया, और उसने ये देखना है कि ये जो जजमेंट है इट इज नॉट obtained by the fraud। चौथी बात ये देखनी है बेटा कि देयर इज नो कंट्रावेंशन बिटवीन एनी अदर लॉज इन पाकिस्तान, की कोई
ये कंट्रवीन नहीं करती किसी भी प्रोविजन को जो कि पाकिस्तानी लॉ है उनमें। और आखिरी बात ये कि द सच जजमेंट है अज्यूम टू बी फाइनलिटी, कि इसकी जो रिवीजन थी वो भी हो चुकी, इसकी अपील होनी थी वो भी हो चुकी थी, इसका जो रिव्यू का था राइट था तो वो भी हो चुकी। और आखिरी बात कि कहीं ये सब जुडिस नहीं है, यानी कि अभी ये कहीं पे पेंडिंग नहीं है, इसका फैसला हो चुका। जब स्पेशल कोर्ट विद इन पाकिस्तान इन बातों पे यकीन कर लेगी कि ये बातें ऐसी हो चुकी हैं, समझ आ गई बात की बेटा, कि ये ग्राउंड जो है, ये जो जजमेंट या लेटर आया है ये तमाम इन मेरिट्स को टच करता है, समझ आ गई बात की, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, उसके खिलाफ जिसके खिलाफ ये जजमेंट आई होगी, समझ आ गई बात की, कोर्ट जिसके खिलाफ ये फैसला आया होगा कोर्ट बकायदा उसको क्या देगी, अपॉर्चुनिटी देगी और बकायदा उसको सुनेगी, ना ये कि उसको बगैर सुने फैसला करने की। क्योंकि पाकिस्तान में बेटा एक कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है, तो बगैर सुने आप किसी को आप फैसला नहीं कर सकते, तो बेशक उसको एग्जीक्यूट करवाने से पहले उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उस मुलजिम को सुना जाएगा जो इसको फॉरेन कोर्ट ने क्या की होगी, सजा ग्रांट की होगी, समझ आ गई बेटा बात की। अच्छा, इसके साथ ही कोर्ट जो है एक साथ ऑर्डर पास कर देगी कि जब तक ये जो मामला है ना, जब तक ये मामला कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है, आपके यहाँ पे ये मामला चल रहे हैं, ठीक है, कोर्ट उस टाइम तक उसके रिश्तेदारों को, उसके एसोसिएट को, ठीक है, मना कर देगी कि वो जो ये प्रॉपर्टी है ना वो सेल कर सकते हैं ना किसी को, तो जो है वो यानी कि किसी भी तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ करने से उसकी जो एसेट्स हैं उसको क्या कर देती है, मना कर देती है। और आखिर में अगर आप बेटा पढ़ोगे सेक्शन, इसके आखिरी में एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि पाकिस्तान में कोर्ट, स्पेशल कोर्ट से मुराद वो हाई कोर्ट है जिसमें वो उस सूबे की हाई कोर्ट जिस सूबे में उसके एसेट्स मौजूद होते हैं, समझ आ गई। तो ये बेटा प्रोसीजर है जो आपका फॉर फ्यूचर ऑफ द एसेट्स हैं ऑफ ए पर्सन हु इज कन्विक्टेड अब्रॉड, ठीक है, तो पहले जब डीजी एप्लीकेशन देगा, ठीक है, किसको, आपकी स्पेशल कोर्ट को, कि जनाब ये बंदा जो है ना इसने ये प्रॉपर्टी एक्वायर की है जो कि इलीगल मीन्स से, इसको क्या किया जाए, फोर्फीट की जाए, तो कोर्ट पहली बात ये प्रिज्यूम कर लेगी। कब तक प्रिज्यूम करेगी, जब तक आप अपनी सफाई साबित कर देते हैं, या कोर्ट ये जो 4 ग्राउंड 5 बताए गए हैं, समझ आगे कि कोर्ट, इस कोर्ट ने ये फैसला किया है वो कॉम्पिटेंट, उसके पास इख्तियार था, कोर्ट ने मेरिट पे फैसला किया, कोर्ट ने कोई किसी प्रोवीन को कंट्रवीन नहीं किया, ठीक है। उसके बाद जो आखिरी बात है कि इसमें चौथी बात कि कोर्ट ने क्या किया है बेटा, आपने जो है आपका इट नॉट बिन बाय फ्रॉड, यानी कि कोई किसी किस्म का फ्रॉड का एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो फिर हमारी स्पेशल कोर्ट बकायदा उस बंदे को अपॉर्चुनिटी देगी, उसको सुनेगी और सुनने के बाद क्या करेगी, इसका फैसला करेगी। फैसला तो वैसे यही करना है कि उसको एग्जीक्यूशन से पहले पहले उसको सुनेगी, ठीक है, और साथ ही अगर वो समझती है कि इसके रिश्तेदार या उसके सुपरवाइजर जो लिखी हुई है पहली प्रोवाइजर, कि तब तक ये मामला इस कोर्ट में पेंडिंग है ना, उस टाइम तक उसके तमाम रिश्तेदारों को क्या कर देगी, मना कर देगी, उसके एसोसिएट्स को कि जनाब आप किसी भी टाइप का जो है ना डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। और साथ बेटा आखिरी बात मैं आपको बता दूं कि स्पेशल कोर्ट से मुराद जो है आपका इस सूबे की हाई कोर्ट होगी, जिसमें जो है अल्लाह आपका भला करे वो एसेट्स मौजूद होंगी, समझ आई बेटा बात की। अच्छा, ये बातें सारी थी आपकी जो है सेक्शन 40 के बारे में। अब है सेक्शन 41, प्रोहिबिशन ऑफ एलिनेशन ऑफ फ्रीज्ड प्रॉपर्टी, कि कोई भी एक ऐसा ऑर्डर बेशक उसकी जो है वो फ्रीजिंग है या उसकी फोर फीचर है, अगर फ्रीजिंग है तो 37, अगर फोर फीचर है तो सेक्शन 40, 37 में भी फोर फीचर था, फ्रीजिंग के बारे में हमने पढ़ा था, समझ आ गई बात की। तो कोई शख्स जिसको ये इल्म होता है, समझ आ गई बात की, या टिल द कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग्स, ठीक है, क्या करता है, कोई सेल करता है या उसको जो कि जिस तरीके से क्या करता है उस फ्रीज प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है, उसको डिस्पोज ऑफ कर देता है, समझ आ गई बात की। सेक्शन 41 में वाज़ेह तौर पर लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ एलिनेशन ऑफ द फ्रीज प्रॉपर्टी। जिस शख्स ने, मेरी बात सुन लो, जो करता है, जिसको पता है कि मेरी प्रॉपर्टी फ्रीज हुई है, मेरी प्रॉपर्टी फ्रीज हुई हुई है, अगर वो करता है, समझ आ गई बात की। और किसको करता है, जिसको ये पता है जानबूझ के कि जनाब ये प्रॉपर्टी जो है ऑलरेडी कोर्ट ने क्या की हुई है, मना की हुई है कि ये प्रॉपर्टी फ्रीज हो चुकी है, इसको कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता, अगर कोई इसको ट्रांसफर करता है, ठीक है, तो सजा उसकी है शैल बी लायबल फॉर द टर्म व्हिच में एक्सटेंड टू 3 ईयर और फाइन और बोथ, समझ आ गई। सेक्शन 41 सब सेक्शन 2 में सजा बताई गई है, और सब सेक्शन 1 में बताया गया कि अगर कोई एक ऐसा एक्ट करता है जिसको पता है कि वो प्रॉपर्टी जो है फ्रीज है, समझ आ गई बेटा बात की, अगर उसको कोई ट्रांसफर करता है, उसको क्या करता है, ट्रांसफर करता है, तो उसकी सजा कितनी है बेटा,
3 साल और 7 जुर्माना का दोनों। समझ आ गई। ये तो था जो प्रॉपर्टी बेचने वाला है, जो क्या कर रहा है, इसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। क्या कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर रहा है, यानी कि जो प्रॉपर्टी फ्रीज की थी, फ्रीज की हुई प्रॉपर्टी को वो किसी अंदाज में ट्रांसफर कर रहे हैं। समझ आ गई बेटा बात की। तो कोर्ट क्या करेगी, उसको शैल, और ये सलाह उसको उस टाइम दी जाएगी जब उस बंदे को एट द टाइम ऑफ कन्विक्शन, जब उसको कन्विक्शन ग्रांट हो जाएगी। समझ आ गई। नहीं तो जब उसको कन्विक्शन ग्रांट नहीं होती, उसको सजा ही नहीं मिलती, तो वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर देते, तो फिर तो उसको सजा होनी ही नहीं है ना। तो सजा नहीं होगी तो फिर उसकी प्रॉपर्टी मर्जी जो करता है। लेकिन अगर ये बात सामने आ जाए कि उसको सजा हो गई है, और सजा होने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी कोर्ट ने क्या की हुई थी, फ्रीज की हुई थी, जब उसका ट्रायल शुरू हुआ था उसके तमाम एसेट जो थे वो कोर्ट ने अपने कब्जे में लेके फ्रीज किए हुए थे। लेकिन बाद में जब उसको सजा हुई तो उसकी जो उसकी प्रॉपर्टी थी उसने क्या कर दी थी, सेल कर दी थी। तो कहते हैं कि जब उसको वो कन्विक्शन ग्रांट होगी इस ऑफेंस में, वो तो होनी होनी है ना, साथ उसके अगर उसने वो एसेट्स जो थे वो सेल कर दिए थे तो उसकी सजा वो सेपरेट होगी, जो कि 3 साल है, फाइन और बोथ है। अच्छा, अब जो भाईजान उस प्रॉपर्टी को लेने वाले हैं, जिसको पता है ये प्रॉपर्टी सीज हुई है और मैं परचेजर हूँ, मैं इसको परचेज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, उस प्रॉपर्टी को परचेज कर रहा हूँ, जबकि मुझे इस चीज का अंदाजा भी है कि वो प्रॉपर्टी क्या है, सीज फ्रीज हुई है। वो प्रॉपर्टी क्या हुई है, फ्रीज हुई है, और उसका जो मामला है फिलहाल कोर्ट में पेंडिंग है, अभी तक उसका फैसला नहीं आया। तो जो भाई लेने वाले भी है ना, जो भाई लेने वाले हैं, जो वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं अंडर सेक्शन 42 जो है गालबन सेक्शन 42 में, उसके लिए सलाह कितनी है भाईजान, 3 साल और फाइन। 3 साल और फाइन जो कहाँ पे बताया गया, सेक्शन 42 में। समझ आ गई बेटा। जो लेने वाला है ना वो प्रॉपर्टी जो फ्रीज की थी कोर्ट ने, समझ आ गई बात की। तो ला ये कहते हैं कि उसके लिए भी सजा कितनी है। अब वो भाईजान जो थे वो बड़े सियाने थे, उन्होंने प्रॉपर्टी सेल कर दी, लेकिन कोर्ट कहती है इस प्रोसीजर पड़ा हुआ है सेक्शन 43 में है कि तूने अगर प्रॉपर्टी क्या कर दी है, कर दी है ना, या तूने प्रॉपर्टी अभी नहीं की, जो है सेल नहीं की, उसकी अपने में अब उसके खिलाफ हो गया फैसला, उसको सजा आ गई मुलजिम को, जैसे कि 9C में अक्सर होता है, उसको क्या आ गई, सजा आ गई। समझ आ गई बेटा बात की, उसको सजा मिलनी है, सजा मिल गई, कोर्ट ने, स्पेशल कोर्ट ने फैसला कर दिया कि भाईजान अब ये जो आपकी प्रॉपर्टी में शेयर बी लायबल फॉर फीस। अच्छा, अब पहली बात ये है कि जब फोर फीचर का ऑर्डर होना है ना, याद रखिएगा हमेशा फोर फीचर की जो अमाउंट होगी वो फेडरल गवर्नमेंट के खाते में जाएगी अंडर सेक्शन 39, अगर जो हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद कोर्ट क्या करेगी, उस जिसको उसने कन्विक्शन ग्रांट की है उसको ऑर्डर पास करेगी कि जनाब ये आपकी होल्डिंग है ना, इसको ये सरेंडर करो, या इसका जो कब्जा है ना, क्या भला इसको सरेंडर करो इस एसेट को, और इसका जो कब्जा है किस बंदे को दो, उस बंदे को दो जिसको फेडरल गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया है अंडर सेक्शन है, या आपकी क्या करती है जो स्पेशल कोर्ट है, समझ आ गई बात की, जिसको अपॉइंट करती है अंडर सेक्शन 44 फॉर प्रिस्क्राइब इन प्रिस्क्राइब टाइम। यानी कि कोर्ट अगर एक मुलजिम है जिसको उसने सलाह ग्रांट की है 25 साल की, और उसके एसेट भी उसने 4 फीस किए हैं, तो उसको हुक्म देगी कि जनाब जो आपके एसेट्स हैं, जो हमने ये एडमिनिस्ट्रेटर बनाया है, जो आपकी इस प्रॉपर्टी को मेंटेन करेगा, उसकी लुक आफ्टर करेगा, समझ आ गई बात की, जिसको सेक्शन 44 में अभी हमने पढ़ना है, और इतने टाइम में आपने ये प्रॉपर्टी का कब्जा ये किसके आपने हवाले कर देना है, उस जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर है उसके हवाले आपने करके आपने जो है इस हुक्म की तामील करनी है। समझ आ गई बेटा बात की। अच्छा, इसके बाद बेटा 43 सब सेक्शन 2 में उसने लिखा है कि अगर वो रिफ्यूज करता है, जिसके खिलाफ ऑर्डर पास हुआ है ना, वो क्या करता है, रिफ्यूज करता है या फेल हो जाता है, तो फिर उस जिले का जो होगा एसपी, ठीक है, ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, स्पेशल कोर्ट उसको ऑर्डर करेगी कि इस ऑर्डर की क्या करवाई जाए, एग्जीक्यूशन करवाई जाएगी, और जैसे जैसे कोर्ट स्पेशल कोर्ट हुक्म देती है उसको, उस एसपी को, तो बकायदा उस जायदाद की जब्त के लिए टू प्रोवाइड असिस्टेंस, वो एसपी क्या करेगा, उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा इन द केस ऑफ फेलियर और इन द केस ऑफ रिफ्यूजल बाय द अक्यूज्ड। जब उसका अक्यूज क्या हो जाता है, या अक्यूज होता है या उसके कोई भी रिलेटिव या जिसके खिलाफ कोर्ट का फैसला होता है, तो फिर पुलिस क्या करेगी, स्पेशल कोर्ट के हुक्म पे असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी फॉर द पर्पस ऑफ डिलीवरी ऑफ पोजेशन, कि उसका पोजेशन कैसे लिया जाएगा अंडर सेक्शन 43। तो ये सारी बातें उसके कब्जे, यानी कि एसपी साहब कम से कम उसका रैंक क्या होगा, एसपी को हुक्म देगी स्पेशल कोर्ट कि इसका जो है ये कब्जा वागुजार करवा के इसको फेडरल गवर्नमेंट के हवाले किया जाए, या उस एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले किया जाए जिसको अभी सेक्शन 44 में हमने पढ़ना है, यानी कि जिसको उन्होंने अपॉइंट किया है। समझ आ गई बात की। इसके बाद बेटा सेक्शन 44 है, द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर,
कि मैनेजमेंट ऑफ द जो एसेट्स हैं, ठीक है, जो फ्रोजन और फॉर फ्यूचर, समझ आ गई बात की। अब फेडरल गवर्नमेंट ने क्या करना होता है, बकायदा ऑफिशियल गजट में ना, ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करना होता है कि ये बंदा है जो कि फेडरल गवर्नमेंट के लिए और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए क्या काम करेगा, इन तमाम जो जायदादें हैं इन इस किस्म की उनको क्या करेगा, मेंटेन रखने के लिए या उनकी लुक आफ्टर करने के लिए या इनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए ये हमने क्या किए हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किए हुए हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट भी क्या करेगी, इन्हीं में से किसी आपकी स्पेशल कोर्ट क्या करेगी, इन्हीं में से किसी बंदे को उठा के उसको अपॉइंट करेगी और उसके जो एसेट्स की लुक आफ्टर होगी और उसकी जो मेंटेनेंस होगी वो किसके जिम्मे होगी, इस एडमिनिस्ट्रेटर की होगी, जो कि आपकी फेडरल गवर्नमेंट को कहता ऑफिशियल गजट में पब्लिश करती है और वहां से जो उनके नाम होंगे तो आपकी स्पेशल कोर्ट किसी को भी अपॉइंट कर सकती है। तो ये था बेटा आपका जो है फ्रीजिंग एंड फॉर फ्यूचर ऑफ द प्रॉपर्टी के बारे में। तो अब मैं आपको बेटा ये एक्सेस दे देता हूँ, इसमें मेरे को क्वेश्चन करने हैं, इसमें जिस चीज की नहीं समझ आई तो आप मेरे से हरदम पूछें। जी सर 43 सब सेक्शन 1। 43 बेटा, सर ये लास्ट बात जी सर। बेटा वन बाय वन बेटा, वन बाय वन। अब 43 सब गवर्नमेंट को यस सर। पब्लिश करवानी। जी जी सर। 43 सब सेक्शन 1, ठीक है, कि जो कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं ना कि इसको क्या किया जाए, जो फीच हुआ है ना, ठीक है, इसको जो आपका कोर्ट कर रही है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये फॉर फीच हो गई, समझ आ गई। अब कोर्ट क्या करेगी, उस मुल्जिम को कहेगी कि ये जो है ना इसको सरेंडर करो, ये जो इसका कब्जा है ना उस बंदे को दो जिसका जिक्र हमने 44 में पढ़ा, इस एडमिनिस्ट्रेटर को कब्जा दे दो, समझ आ गई। और विद इन प्रिस्क्राइब टाइम 10 दिन का टाइम कोर्ट देती है, तब अगर 20 दिन का टाइम देती है तब तो वो बंदा पाबंद है, वो जो मुल्जिम है, ठीक है, उसने वो प्रॉपर्टी जो है वो एसेट्स जो है वो किसके हैंड ओवर करने हैं, आपके उस एडमिनिस्ट्रेटर के। जी सर ठीक है। जी और जी इसके अलावा जी सर ये आपने सेक्शन 42 में बताया कि जो खरीदने वाला है प्रॉपर्टी को फ्रीज हुई तो उसको भी सजा मिलेगी, लेकिन सर अगर उसे पता होगा कि ये फ्रीज है या कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है तो वो लेगा ही क्यों? उसके इल्म के बगैर ही बेचेगा अगर कोई बेचेगा, अच्छा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा होता है कि ये किसी भी कोर्ट से नहीं है, तो आप किसी भी ये कोर्ट के। भाई आप ये सीआरपीसी में आओगे ना, सीआरपीसी में 526 22 28, ठीक है, बल्कि इससे पहले 516 से लेके ना 516 से लेके 524 तक आप ये पढ़ोगे ना, 523 522, तो ये डिस्पोजल ये सारा वहाँ पे प्रोविजन है, ठीक है। जब आप अपना ये बात स्टैब्लिश कर दोगे कि जनाब मेरे से इल्म में नहीं था कि ये प्रॉपर्टी जो है ये कौन सी हुई है, सीज हुई है या फ्रीज हुई है, तो फिर जाके वो सब प्रूफ आपसे हट जाएगा जब तक आप साबित नहीं करोगे। और आपको अगर याद हो हार्मोनियम में हमने पढ़ा था, ठीक है, 216 पीपीसी 1 का ये सवाल है शायद, अगर आपको पता तो स्टोलन प्रॉपर्टी और ये वो वाली बातें वहाँ पे तीन प्रोविजंस वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप साबित कर दोगे कि जनाब ये मुझे तो इल्म ही नहीं था, तो ऑफ कोर्स आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपकी जो है वो 3 साल से रद्द हो। ये साफ है साबित करना है, अदरवाइज आपके चार होने ही होंगे, उसको क्या पता कि आप थे या नहीं थे। और इसके अलावा बेटा किसी ने और बात पूछनी? सर जो प्रॉपर्टी सील हुई होती है उसके लिए सर उसको पता करने के लिए हम हमारे पास कोई कोर्ट नोटिस होते हैं या उसको कैसे पता लगा सकते हैं? कोर्ट से हुक्म होता है, ठीक है। और जो आपका आजकल तो वैसे भी ये कंप्यूटराइज सिस्टम हुआ है ना हर चीज, ठीक है। तो एक कालम है जमाबंदी में, अगर आप आगे पढ़ोगे उसकी कैफियत में, तो अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी में बेशक कर्जा भी लिया हुआ है ना, मैं माल भी चीज का दराज होगा, और अगर कोर्ट अटैच करती है तो आगे लिखा होगा फिलहाल कोर्ट इसको स्टे ग्रांट किया हुआ या फिलहाल कोर्ट इसको फ्रीज किया हुआ, तो ऐसे पता चल जाता है कि भाईजान की कौन सा ऐसे कौन सी प्रॉपर्टी है वो अटैच हुई है। सर ये फर्ज से पता लगता है ना, फर्ज से, हाँ जी, ये फर्ज से पता लगता है पटवार खाने से, जमाबंदी से पता लगता है, लेटेस्ट जमाबंदी है कीजिएगा प्लीज। जमाबंदी से। और बेटे कोई बात नहीं?
कोई और क्वेश्चन पूछना? अच्छा नो सर। सैफ रहमान सुन रहे हो आप? सैफ रहमान, और ये इधर से अमाद बशीर साहब मौजूद है। अमाद बशीर जी सर। जी सर। सैफ रहमान याद ही भेजो अपनी। सैफ रहमान जी सर। सामने आ रहा है। इनके ये टोटल 47 है पार्टिसिपेंट्स मेरे पास, 47, ठीक है। तो इसके बाद अमाद बशीर आप भी अपनी हाजिरी भेजो रोल नंबर वाइज, रोल नंबर के साथ। अच्छा सर जी, मैं ले लेता हूँ। रोल नंबर शबीर ले लेने यहाँ से, बल्कि मैं भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्या करना है आपने भी? सर वो कुछ बच्चे कह रहे थे कि हमारा ना इंटरनेट का इशू आ रहा है, तो एक दफा हमारे साहब से रिक्वेस्ट कर लो, फिर बता देना पूछ के उनको। मुझे तो कोई इशू भी नहीं है, मैंने तो पहले कभी किसी की शॉर्ट नहीं की, लेकिन इस दफा काम सख्त है। जी जी बिल्कुल। मुझे तो कोई इतराज नहीं है बेटा, मुझे किसी ने बेटा क्वेश्चन पूछना? नो सर। नहीं सर, थैंक यू सर। सर पूछना है हाँ बेटा सर, पूछो। फ्रोजन और फॉरफीचर क्या डिफरेंस है? फ्रोजन प्रॉपर्टी ये होती है जो है बिफोर द कन्विक्शन कोर्ट उसको अपनी कस्टडी में ले लेती है। जब आपका ये डीजी आपसे वो चीज रिकवर होती है, जो एसेट्स होते हैं वो आपसे रिकवर करके कोर्ट में पेश करते हैं, प्रोड्यूस करता है। जब कोर्ट उससे लेके अपने माल खाने में जमा करवाती है, उसको हम कहते हैं फ्रीज। और जब वो प्रॉपर्टी आफ्टर द कन्विक्शन, जब आपको सजा हो जाती है, उस केस का फैसला हो जाता है, तो वो कोर्ट का बाटर करती है, तो वो होती है फॉरफीचर। थैंक यू सर, ठीक है। और बेटा कोई और क्वेश्चन पूछना है इन्हीं वालों में से आपने? ये क्या कहते हैं, निशान आपने कोई क्वेश्चन पढ़ना 25 रोल नंबर निशान? सर नहीं। उसके बाद ये क्या कहते हैं, लरैब आप? नहीं सर, समझ आ गई है। और सलीरा हाफिजा मदीन ने वैसे पूछ लिया, सवाल क्वेश्चन पूछना कोई नहीं, ठीक है। सर उन्हें भी आ गई है समझ। पक्की बात है, आप कह रही जी। अच्छा चलो ठीक है। इसके बाद ये ऐसा यार आप? सर आ गई है समझ, आ गई है। इसके बाद ये ऐसा यार साहब आज खामोश बैठे हैं। उसके बाद अल्लाह आपका भला करे। ये मॉर्निंग वालों में से कोई है नहीं मार्च कैलेंडर जिससे कोई बात पूछनी हो? नहीं सर, थैंक यू सर। जी आपकी आवाज कट रही थी, वो अपनी फर्ज जमा बंदी में रह के पता चल जाता है कि अब प्रॉपर्टी फील्ड है या फीचर हुई है। जी जमा बंदी से पटवारी के पास कार्ड तो मास्टर कर लेंगे। किसमें भी तो इसके बाद एक चैप्टर रह गया इस चीज का, ये स्पेशल कोड। स्पेशल कोड पढ़ा के जी इसके सर। बाद इंशाल्लाह सुना है 15 जुलाई से जो है ना ये जो है यूनिवर्सिटी भी ओपन हो रही है, ये सुनने को आया है हमें। तो इंशाल्लाह 15 जुलाई से जी। सर सच में? जी इंशाल्लाह सर हो ही जानी है सर। अल्लाह खैर करे, होनी नहीं है यूनिवर्सिटी ओपन अभी। खबर है सर। इंशाल्लाह 15 जुलाई से ओपन होगी और ये 2 वीक क्लासें होगी ना, जुलाई और अगस्त में आपके पेपर हो जाएंगे और सितंबर में आपको दोबारा नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। सर ये तो बहुत इंशाल्लाह गर्मी सर। है, कैसे होगा? सर छुट्टियां नहीं होगी? नहीं छुट्टियां नहीं है, छुट्टियां आप जो है, कर ली सर इतनी गर्मियों में कैसे लेंगे? ज्यादा है सर, बिल्कुल ठीक सर, गर्मी में तबाह हो जाएंगे बच्चे। सर एसी लगवाने चाहिए यूनिवर्सिटी में। जी इंशाल्लाह लगवाएंगे। सर ये सैनिटाइजर और मास्क दें। गर्मियां तो हर साल ही आती वो हैं। आपको यूनिवर्सिटी फिर फीस 80,000 दे दो। चले नहीं, बहरहाल ये खबर थी। तो ये जो प्राप्त लोग हैं ना, इनसे ये मेरी गुजारिश है कि अपना टाइम ना जाया करो, ठीक है बेटा। तो कोई बात सर अगर किसी बच्चे ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਮਾਫ ਆ ਸਰ ਜੀ? हाँ जी अगर किसी बच्चे ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਉਹਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਮਾਫੀ है जी? बेजात ने 100 ही समझाया कि चंगी खबर सुनाई कर,
तू जल्दी सुनाना ना, कोई वो खबर सुनाना ना। किसको कोरोना नहीं है? सर मैं हाँ जी किसको कोरोना है? भाई ने हो गया, 13 दिन बाद उठे थे। किसको? बिलाल को? यार रब्बी को हुआ कोरोना सर, आपको पता है? किसको? रब्बी को, सर रब्बी बी सेक्शन का रब्बी नहीं है कौन? सर? रब्बी का नहीं पता? बी सेक्शन में सर ओ सर रबी मला का मुंडा। रब्बी मलिक सर जी, दानों के साथ होता है सर, मोटा सारा। वो टिकटॉक स्टार जो होता है उसमें नहीं, अल्लाह पाक शिफा दे बेटा उसको। सर आमीन। बेहतर हो गया सर, उसके वाले साहब को भी हो गया था, उसको भी हो गया था। बेहतर है आप आप कंडीशन बच के हो गया हॉस्पिटल में। सरकार है, हमदा सरकार, तू बच के। तेरा बेहतर ज्यादा हो कुछ गया नहीं है, कोरोना करे ना कुछ नहीं। इस तरह ही है सर जी, सही बात है सर जी असली कोरोना होना भी नहीं है जी। कोरोना बकवास अल्लाह ताला सबको बचाए भाई, क्यों नहीं बीमारी है ये वाली। अल्लाहुम्मा आमीन। बिजाद भैया आप कुछ कह रहे थे? नहीं मैं वैसे ही सर को वैसे ही सर। और सर जी आप ठीक हैं सर जी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। माशाल्लाह सर जी, हमारी तो सर बहारें आपसे ही हैं सर जी बस। बेशक सर 2 जुलाई से वैसे भी यूनिवर्सिटी ओपन हो गई, तो क्या तो ये ऐसा नहीं है कि आप अपनी शॉप पे बैठे हो या अब्बा जी की शॉप पे बैठे हो? मैं सर जी ऐसा नहीं यार। सर ये गोश्त वाला अपना फटा है, मेडिकल स्टोर है। हैं? गोश्त वाला फटा है वो तो मुझे पहले दिन से पता है कि तू कसाई है, सर। लेकिन मेडिकल स्टोर पे बैठा हूं हाँ वही कह रहा हूँ। तो सुन ले, जवाब भी सुन लेता ना। मैं वहाँ सर, बैठा हूँ। घर वाले मजदूरी करवाते हैं, यूनिवर्सिटी खोल देता है। अच्छा तो मजदूरी करना कोई जुर्म है? सर जी ऐसा नहीं यार, कल की क्लास में सर किराने की शॉप पे बैठा हुआ था, आज मेडिकल स्टोर पे है जी। हाँ तो कल इंशाल्लाह किसी और जगह पे बैठा होगा, समझ तो आ गई होगी। सर कल मोची की दुकान पे ही बैठा मिलेगा आपको। सर मुराद ठीक है बेटा। ठीक है सर। अल्लाह हाफिज़ सर। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़ सर। हाजिरी भेज। क्या रखिएगा सर, मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ हाजिरी। बेहतर हो गया सर, ओके सर, अल्लाह हाफिज़।